गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। आप लोग पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा होगी, जिसके लिए हम सामान्य हिंदी के 20 प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में सामान्य हिंदी की आगे टेस्ट श्रृंखला को बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। शुरुआत है, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष, उन्नति, प्रगति या उत्कर्ण। तो उत्कर्ष का जो विलोम होता है वो क्या होता है? सिर्फ 5 सेकंड मिलेगा आप लोगों को, उसके बाद ही आप लोगों को डिसीजन करना है। तो उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। उत्कर्ष का होता है ऊपर उठना, अपकर्ष का होता है नीचे गिरना। ठीक है। उन्नति का होता है अवनति। ठीक है। और इसके बाद है अगला, आवाहन का विलोम क्या होता है? आवाहन का मतलब बुलाना होता है। तो इसका मतलब हुआ कि वापस भेजना जो भी होगा वो आवाहन का विलोम शब्द होगा। तो आवर्तन या विसर्जन, निमंत्रण या निवेदन। तो आवाहन का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? विसर्जन हो जाएगा। ओके। तो आवाहन का विसर्जन होगा। अगला है, ऐसा का प्रयोज्य क्या होगा? प्यार, दुश्मनी, इच्छा या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा का प्रयोज्य होता है इच्छा। अग्नि का प्रयोज्य क्या होगा? सोम, अक्षी, आलय या हुतासन। तो आलय का मतलब घर होता है, सोम का मतलब अमृत होता है, तो अग्नि का क्या हो जाएगा? हुतासन हो जाएगा। इसके बाद है, अक्ष का प्रयोज्य क्या होता है? नाक, कान, आंख या गला। तो अक्ष का प्रयोज्य क्या होता है? अक्ष की बात नहीं हो रही यहाँ पर, अक्ष के प्रयोज्य की बात हो रही। तो अक्ष का मतलब होता है चक्षु यानी कि आंख। ओके। भूखे को भोजन दो में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या आपादान कारक। तो इसमें कारक कौन सा है भूखे को भोजन दो में? का यानी कि कर्ता ने कर्म को, तो क्या चीज आ गया यहाँ पर? ठीक है, किसी को देने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें कौन हो जाएगा? कर्म नहीं होगा, बल्कि किसी को देने की बात की जा रही है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को या के लिए। तो भूखे को भोजन दो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला कह रहा है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? जवान या बालक या सुंदर या मनुष्य। तो जानते हैं कि मनुष्य क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। जवान भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। बालक भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जो सुंदर है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर आपका? सुंदर हो जाएगा। ठीक है, तो सुंदर ये संज्ञा नहीं है। सुंदरता सुंदर यानी संज्ञा होता है। सुंदर जो है ये विशेषण है। व्यंजन कितने होते हैं? 10, 16, 30 या 33। तो मूलतः विशेषणों की संख्या हिंदी में कितनी है? आप लोग यदि पढ़े हैं तो अच्छी तरह से जानते भी हैं। विशेषणों की संख्या, सॉरी, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ओके। चलिए अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 106, 108, 110 या 112।
उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? 108 उपनिषद है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। इस बात है, आमदनी शब्द किसका है? संस्कृत का, हिंदी का, अरबी का, फारसी का? ठीक है, तो आमदनी शब्द किसका है? संस्कृत का है। संस्कृत का होता तो तत्सम होता, हिंदी का होता तो तद्भव होता। अब इन्हीं दोनों में से या तो फारसी का है या तो फिर किसका है? अरबी का है। ठीक है, तो आमदनी किसका है? अरबी भाषा का शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी विशेषता अधिसूचना से संबंधित नहीं है? भौतिक के स्थान पर इसमें संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर एवं उसी के नीचे पदनाम लिखा जाता है, या इस पत्र में प्रेषक का उल्लेख नहीं होता, इसमें विषय, संबोधन तथा भौदी आदि स्वनिर्देशन का प्रयोग भी नहीं किया जाता, इस पत्र में व्यक्तिगत अभिवादन या औपचारिकता का उल्लेख नहीं होता, या इस पत्र द्वारा समान सूचनाओं का संक्षेपण एक साथ कई कार्यालयों या पदाधिकारियों तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो अब किसकी बात कर रहा है? ये अधिसूचना की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखें तो पहले में भौदी के स्थान पर क्या होता है? ठीक है, भौदी के स्थान पर इसमें उस संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर और उसके नीचे पदनाम लिखा जाता है। ये बिल्कुल सही है। इस पत्र में प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है, भौदीर स्वनिर्देशन आदि का भी नहीं होता, ये भी सही है। व्यक्तिगत अभिवादन या औपचारिकता उल्लेख नहीं होता, ये भी सही है। अब रह गया चौथा, तो चौथा ही क्या है? गलत है। तो इस पत्र द्वारा समान सूचनाओं का संप्रेषण एक साथ कई कार्यालयों पदाधिकारियों तक पहुंचाया जाता है, ये होता है परिपत्र का। ओके, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा कि कौन सा इसमें विशेषता अधिसूचना की नहीं, तो घा जो है ये हो जाएगा, विशेषता नहीं है इसकी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, गग्गे या महादेवी वर्मा? तो इनमें कौन से हैं जिनको हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसमें पंत हैं, 1968 में इनको मिला था चिदम्बरा के लिए। ठीक है, तो सुमित्रानंद पंत हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला है, मानस के हंस के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अमृतलाल नागर? तो मानस का हंस ये तुलसीदास जी की जीवनी लिखी गई है और ये इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। तो अमृतलाल नागर ने मानस का हंस जीवनी लिखी है और ये जीवनी तुलसीदास की है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है? अर्थ, अस्तेय, नास्तिक या उदय? तो जो ईश्वर को मानता है उसे आस्तिक बोलते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानता उसे नास्तिक बोलते हैं। तो यहाँ पर आस्तिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नास्तिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, इनमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या अनुप्रास अलंकार? तो बन ठन तो और बा, और इनको आप मत समझ लीजिए कि ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ मेघ जो है वो निर्जीव चीज है और उसे बन ठन के आने की बात की गई है, अर्थात उसे सजीव की तरह दिखाया गया है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मानवीकरण। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार में कौन सा समास है? तो क्या कर्मधारा है इसमें? ठीक है, या अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कौन सा समास है? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यथा शब्द आया है तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिर मुड़ाते ओले पड़े लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपदा आना, या तूफान के साथ ओले पड़ना, या कार्य आरंभ करते मुसीबत आना, या इनमें से कोई नहीं?
तो इनमें से कौन सा एक जो है वो सही है, इसका अर्थ है। ठीक है, तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कार्य प्रारंभ करते ही मुसीबत आना। ओके, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने का अर्थ हो गया कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आना। निम्न में से संकर शब्द चयन कीजिए। रेलगाड़ी, पानदान, छायादार या उपरोक्त सभी। तो रेलगाड़ी भी संकर शब्द है, पान और दान ये भी संकर शब्द है, छाया और दार ये भी संकर शब्द है। तो ये सभी संकर शब्द हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे संकर शब्द। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 20 प्रश्नों की श्रृंखला। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने समूह में इसे शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि जो और दूसरे लोग यदि जुड़ना चाहें तो हम लोगों से जुड़ सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक शिकायत ज़रूर करूँगा कि आप लोग अभी तक शायद ही किसी ने कमेंट किया हो, कुछ ही लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है, लेकिन लाइक कोई नहीं करते हैं। यदि अच्छा लगे तो एक बार लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक भी कीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, कम से कम ये पता लगेगा कि हाँ आप लोग जो है ना इसे ध्यान से देखते भी हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए और सही ढंग से पेपर की तैयारी करिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।